Hello student, today started new classes of chapter number 2 part 9 from trade to territory। आज हम ट्रेड टू टेरिटोरी का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टाइगर ऑफ मैसूर के बारे में डिस्कस किया था, टीपू सुल्तान के बारे में। इसके अलावा एंग्लो मैसूर युद्ध जो वार था उसको डिस्कस किया था, एंग्लो मैसूर वार को, कि 4 बार हुए थे, 4 बार बैटल्स हुए थे। 1767 से 1769, 1780 से 84, 1790 से 92 एंड 1799। लास्ट का जो बैटल हुआ था 1799 में हुआ था और सेरिंगपट्टनम यानी श्रीरंगपट्टनम पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था। यह हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। यहीं से एक स्टोरी क्रिएट होती है कि मराठों ने जब ब्रिटिशर्स का साथ दिया, हेल्प की एंग्लो मैसूर वार में, तो उस समय कर्नाटक का जो शासन था, वहाँ के वाडियार वंश पुनः एस्टेब्लिश हुआ था, रीएस्टेब्लिश हुआ था। तो उससे रिलेटेड जितने भी चीफ्स थे, सरदार थे टीपू सुल्तान से रिलेटेड, ये था कि जब मराठा अगेंस्ट में लड़ रहे हैं तो अब अगले कभी भी कोई बैटल होगा, वार होगा, तो वे मराठों का साथ नहीं देंगे। निजाम से भी कुछ इसी प्रकार की थी, क्योंकि निजाम का साथ ब्रिटिशर्स ने लिया था, निजाम हैदराबाद के निजाम का साथ, इसलिए निजाम ब्रिटिशर्स से अगेंस्ट नहीं जा सकता था, हैदराबाद के निजाम। तो जब भी अटैक होगा मराठों पे तो हैदराबाद के निजाम उनका साथ नहीं देंगे। इसका मतलब है कि एक तरीके से एक पॉलिसी मेकिंग का काम किया था ब्रिटिशर्स ने कि किस प्रकार से मराठों को अकेला किया जाए ताकि उन्हें कोई भी स्टेट हेल्प ना कर सके, और उसके बाद मराठा शासन पर उनका पोजीशन हो जाए, कब्जा हो जाए। आज वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे, वार विद द मराठाज, कि मराठों के साथ कब युद्ध हुआ, किस प्रकार से हुआ। देखिए 1-2 लाइन यहीं देख लेते हैं पहले। फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो sought टू कर्ब एंड eventually destroy मराठा पावर। 18वीं सदी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। भाई डिस्ट्रॉय करना था उसको, मराठा पावर, क्योंकि उस समय इंडिया में मराठा पावर इंक्रीज हो रहा था और ये जो ब्रिटिश है वो इसको अपने कर्ब यानी कब्जे में करना चाहते थे मराठों की शक्ति को। इसलिए 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है, बैटल ऑफ पानीपत 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठों की हार होती है और वहीं से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है कि मराठों को भी हराया जा सकता है, क्योंकि मराठे उस समय इतने पावरफुल थे कि उनको हराना बड़ा मुश्किल था। तो अहमद शाह अब्दाली के साथ जब युद्ध होता है उसमें मराठों की हार होती है, तो उसके बाद जो एक ड्रीम देख रहे थे मराठा कि वे पूरे देश पर राज्य करेंगे, उनका वह ड्रीम टूट जाता है और फिर वे अब छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। दिल्ली पर राज करना चाहते थे मराठा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इससे रिलेटेड, वार विद द मराठा से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम वहीं
PDF से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो नोट्स के रूप में है और वहाँ अच्छी तरीके से हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, यह है हमारी PDF फाइल, यहीं से हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, वार विद मराठाज। मराठों से किस प्रकार से लड़ाई होती है। 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये तीसरा बैटल है। वार बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली, द मराठाज वर डिफीटेड इन दिस वार। यह युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जो मुस्लिम शासक था। मराठों की इस युद्ध में डिफीट होती है, हार होती है, और जो ड्रीम था दिल्ली पे शासन करने का, वो ड्रीम खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब मराठों की हार होती है, उसके बाद उनको अपने राज्य को बचाना, अपने राज्य को, अपने स्टेट को सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या होता है। अंडर डिफरेंट डायनेस्टीज एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले, chiefs were held together in confederacy under a पेशवा, जिसे प्रिंसिपल मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की कह सकते हैं, who became its effective military and administrative head based in पुणे। देखिए क्या कह रहा है। 1761 थर्ड बैटल के बाद, पानीपत बैटल के बाद जब मराठा डिवाइड हुए, तो वे कई स्टेट्स में डिवाइड हुए, जिन पर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जो चीफ थे, सरदार थे, वे रूल करते थे। और ये सब ने मिलकर एक कन्फेडरेसी यानी एक संघ बनाया, एक मंडल बनाया, जो पेशवा के लीडरशिप में काम करता था। और वो जो पेशवा था, वो इनके सब ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर की तरह था, जिसके पास मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, और वह पुणे में रहता था। यानी पुणे उनका हेड ऑफिस था, और वहीं से वो अपना फंक्शन करता था, अपना कार्य करता था। तो पेशवा के अंतर्गत पेशवा सबसे बड़ा था एज ए प्राइम मिनिस्टर, और उसके नीचे ये चार जो सरदार थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, ये चारों मराठा सरदार काम करते थे। अलग अलग जगह पे ये रूल करते थे। क्यों? क्योंकि जो मराठा स्टेट थी वो काफ़ी बड़ी थी। देखिए यहाँ, ये देखिए मराठा कन्फेडरेसी है, जो यूपी के कुछ हिस्सा, कुछ एमपी का हिस्सा, फिर यहाँ उड़ीसा का थोड़ा बहुत हिस्सा है, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक का हिस्सा, इतना आता है। तो जगह जगह अलग अलग, जैसे एमपी में ग्वालियर में विशेषकर सिंधिया रूल करते थे। तो इस प्रकार से ये अलग अलग जगह पर राज्य करते थे। यहाँ देखिए, इन 18th सेंचुरी महाजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस एज मेन स्टेट्समैन। 18वीं सेंचुरी में जो सबसे बड़े नेता के रूप में जो सामने आए, वो दो मराठा सैनिक थे, योद्धा थे। एक थे महाजी सिंधिया और दूसरे थे नाना फडणवीस। ये पॉलिटिशियन भी थे, अच्छे स्टेट्समैन भी थे। अब ब्रिटिश और जब मैसूर युद्ध हुआ, एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, उसके बाद एक थीम बनी कि किस प्रकार से मराठा स्टेट्स को अपने कब्जे में लिया जाए, उसको काबू किया जाए। इसलिए सबसे पहले विभिन्न डिमांड्स को लेकर एंग्लो मराठा वार हुआ। फर्स्ट बैटल जो एंग्लो मराठा वार था, वो होता है 1775 से 1782 तक। 1775 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार स्टार्ट होता है। इसको आप यहीं लिख लेना, जैसे ये लिख रखा है उसी प्रकार से यहाँ ब्रैकेट में 1775 to 1782
मेंशन कर लेना। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार स्टार्ट होता है और ये वार 7 ईयर्स तक चलता है, 82 तक। और इसके बाद एक ट्रीटी होती है, संधि होती है ब्रिटिश और मराठों के बीच। ध्यान रखना, एंग्लो मराठा वार ब्रिटिशर्स और मराठों के बीच है। ट्रीटी होती है सालवाई की 1782 में। क्यों? क्योंकि ये इस युद्ध में कोई जीत ही नहीं पा रहा था। इस वजह से बाद में दोनों पक्षों के द्वारा, दोनों जो पार्टीज थी, एक तरफ मराठा दूसरी तरफ ब्रिटिश, तो उन्होंने एक संधि की सालवाई 1782 में। उस सालवाई की संधि के बाद ये युद्ध खत्म हो गया। देयर वॉज नो क्लियर विक्टर, क्योंकि इसमें कोई भी क्लियर मतलब साफ तौर पे कोई जीत नहीं रहा था। और उस सालवाई की संधि में स्पेशली ये कह दिया गया कि 20 ईयर्स तक अब कोई युद्ध नहीं होगा। ब्रिटिशर्स को द्वारा ये मनाया गया मराठों को कि आप 20 साल तक कोई युद्ध नहीं करोगे, डायरेक्ट अटैक नहीं करोगे। द इंग्लिश एक्सेप्टेड माधवराव सेकंड एज द पेशवा। और मराठों की जो बात थी, ब्रिटिशर्स की जो डिमांड थी वो मराठों ने मान ली। और मराठों की जो डिमांड थी कि माधवराव सेकंड सन ऑफ नारायण राव को क्या बना दिया गया? पेशवा बना दिया गया। यानी माधवराव सेकंड क्या बन गया उस समय? पेशवा बन गया। नाना फडणवीस की लीडरशिप में ये पूरा युद्ध लड़ा गया था मराठों की ओर से। और उसके बाद माधवराव सेकंड पेशवा बनता है। सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 05 तक हुआ, क्योंकि 20 ईयर्स गुजर चुके थे। 20 साल बाद फिर से युद्ध होता है, क्योंकि जो पावर है, मिलिट्री पावर है, उसको ऑर्गेनाइज करने का टाइम ब्रिटिशर्स को मिल गया था और वे मराठों पे और पावरफुली लड़ाई कर पाएंगे। इस टाइम को लेने के लिए ही ब्रिटिशर्स ने ये सालवाई की संधि की थी, ट्रीटी ऑफ सालवाई की थी। अब देखिए यहाँ क्या होता है। सेकंड एंग्लो मराठा वार वही मराठा और ब्रिटिशर्स की बात 1803 से 1805 तक होता है। इस युद्ध में मराठे हारते हैं और प्रत्येक एक संधि करता है। देखिए कैसे करते हैं। द सिंधिया साइंड द ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव इन 1803। सिंधिया जो होता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट लड़ रहे थे, सिंधिया अलग लड़ रहे थे, भोंसले अलग लड़ रहे थे, होलकर्स अलग लड़ रहे थे, अलग अलग जगह पे युद्ध हो रहा था। कोई पर्टिकुलर एक ही स्थान पे युद्ध नहीं हो रहा था मराठों का। अलग अलग एमपी में अलग चल रहा था, महाराष्ट्र में अलग चल रहा था, ग्वालियर में जैसे सिंधिया है तो सिंधिया वहां लड़ रहे थे। इस प्रकार से ये अलग अलग जगह पे अलग अलग युद्ध हो रहे थे। तो सिंधिया साइंड द ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव इन 1803। जब उसको लगा कि सिंधिया जो डायनेस्टी, उसको लगा कि भाई हार रहे हैं, तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव की 1803 में। इसी की तरह द भोंसले साइंड द ट्रीटी ऑफ देवगांव इन 1803। देवगांव की संधि होती है भोंसले के द्वारा, भोंसले और ब्रिटिशर्स के बीच। सिंधिया और ब्रिटिशर्स के बीच होती है सुरजी अर्जन गांव की 1803 में। भोंसले के साथ होती है देवगांव की 1803 में। द होलकर साइंड द ट्रीटी ऑफ राजघाट इन 1805। भोंसले के साथ देवगांव की संधि होती है 1803 में, ट्रीटी होती है। और होलकर्स एंड ब्रिटिशर्स के बीच में एक जो ट्रीटी होती है उसका नाम था राजघाट की ट्रीटी। द ट्रीटी ऑफ राजघाट साइंड बाय द होलकर एंड ब्रिटिशर्स इन 1805। According this, the Bhosle signed the Treaty of Devgaon in 1803. Scindia also signed a treaty Surji Arjan Gaon in 1803. इसका मतलब है सिंधिया और भोंसले ने पहले ही अपने जो वेपन्स हैं उनको डाल दिया था, हार मान ली थी, डिफीट स्वीकार कर ली थी। और होलकर लास्ट तक लड़े 1805 तक। इसलिए ये मराठा जो वार है, एंग्लो मराठा वार, वो 1805 तक का माना जाता है, जब होलकर लास्ट में, जब इन्होंने राजघाट की संधि की। द ब्रिटिश गेंड ओडिशा एंड नॉर्थ ऑफ यमुना, आगरा एंड दिल्ली, इंक्लूडिंग आगरा, ये डबल वार हो गया, इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली को हटा देना, रिमूव कर देना यहीं से। ब्रिटिश गेंड ओडिशा एंड नॉर्थ ऑफ यमुना,
जिसमें आगरा और दिल्ली भी शामिल था। ब्रिटिशों को इन संधियों के द्वारा ओडिशा मिल गया, यमुना यानी यूपी का हिस्सा मिल गया और दिल्ली मिल गया। लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, और जो सबसे ज़्यादा जो पार्ट था एमपी का, यूपी का, दिल्ली, ओडिशा का, जो लार्ज पार्ट था सेंट्रल इंडिया का, उस पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया। ब्रिटिश कंट्रोल द लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश पावर एक्सीड हो गई, मतलब ज़्यादा हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, और पूरे भारत में ब्रिटिशर्स का एक तरीके से मोनोपोली हो गई, एक अधिकार हो गया। क्योंकि जो शक्तियां थी, जैसे पहले हैदराबाद के निजाम को ख़त्म किया, उसके बाद कर्नाटक मैसूर वार में मैसूर के शासक को अपने कब्जे में लिया, अब बच कौन रहा था? अब सिर्फ मराठा कन्फेडरेसी बच रही थी, संघ बच रहा था, या मराठे बच रहे थे, क्योंकि उस समय मराठे सबसे पावरफुल थे। अभी आप इसमें देखिए, इस पिक्चर में, कि जो पिंक कलर के जो हैं वो सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में जो है वो जगह है। देखिए अब बच कौन रहा है? मराठा और हैदराबाद। अभी अब जब मराठा आ जाएगा तो लार्ज एरिया को ब्रिटिशर्स क्या कर लेंगे? अपने कंट्रोल में कर लेंगे, यानी लार्ज एरिया कंट्रोल बाय द ब्रिटिशर्स आफ्टर एंग्लो मराठा वार। सेकेंड वार में ही सेंट्रल इंडिया का अधिकांश भाग कंट्रोल में आ गया था, और जो ब्रिटिशर्स थे वो लार्जेस्ट जो पार्ट है इंडिया का उसको अपने कब्जे में लेना चाहते थे। देखिए थर्ड एंग्लो मराठा वार 1870 से 1819 तक चलता है। इस बार में मराठाज वर क्रश्ड, मराठा जो थे एकदम खत्म हो गए थर्ड वार में, यानी इनकी पावर को पूर्णतः ब्रिटिशर्स के द्वारा कुचल दिया गया थर्ड एंग्लो मराठा वार में। द ट्रीटी ऑफ ग्वालियर वाज साइंड इन 1870 बिटवीन सिंधिया एंड ब्रिटिश। यही सिंधिया फिर से थर्ड वार में फिर से आए, और सिंधिया और ब्रिटिशर्स के बीच में फिर से एक संधि हुई, जिसे ग्वालियर की संधि कहते हैं, क्योंकि ग्वालियर में इनका एम्पायर था सिंधिया का, इसलिए सिंधिया और ब्रिटिशर्स के बीच में ग्वालियर की ट्रीटी होती है। उसके बाद जितना भी हिस्सा है सेंट्रल इंडिया का वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाता है। द ट्रीटी ऑफ मंदसौर वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द होलकर चीफ इन 1818। होलकर और ब्रिटिशर्स के बीच में एक और नई संधि होती है, मंदसौर की संधि 1818 में। द पेशवा सरेंडर इन 1818। पेशवा था बाजीराव सेकंड, याद रखना लास्ट पेशवा है बाजीराव सेकंड। उसने 1818 में अपने आप को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करके उसको बिठूर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? जो कानपुर के ही पास है, बिठूर। द पेशवा सरेंडर इन 1818। ही वॉज डिथ्रोन्ड एंड पेंशनड ऑफ टू ए स्मॉल एस्टेट इन बिठूर। डिथ्रोन्ड यानी राज्य से, मतलब अपने राज्य से हटा दिया गया, और उसको पेंशन दे दी गई। पेंशन देके उसको एक स्मॉल स्टेट दिया गया, नाम था उसका बिठूर। क्या नाम था? बिठूर, जो कानपुर के पास है, और वहां उसको भेज दिया गया पेशवा को, जो बाजीराव सेकंड था लास्ट पेशवा, उसको बिठूर भेज दिया गया पेंशन देकर। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, किसी को असैसिनेटेड या उसको मारते नहीं थे, बल्कि उसको पेंशन देकर किसी छोटे से स्मॉल स्टेट में भेज देते थे। जैसे बहादुर शाह जफर को भेजा था रंगून में पेंशन देकर, क्योंकि उसको मारा नहीं था, क्योंकि उससे एक रिवोल्ट हो सकता है जनता के बीच में, पीपल्स के बीच में, प्रजा के बीच में रिवोल्ट हो जाता है, क्रांति हो जाती है, विद्रोह हो जाता है। इसलिए ऐसे जो रूलर हैं उनको मारा नहीं जाता था।
इनको पेंशन देके भेज दिया जाता था, और उस स्टेट पर इस स्टेट की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो भी पावर्स थी वो अपने कब्जे में ले लेते थे ब्रिटिशर्स। द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्याज। यानी विंध्याचल की जो साउथ है, दक्षिणी हिस्सा है, उसके संपूर्ण क्षेत्र पर विंध्याचल पर्वत, यहां से इसका जो साउथ का हिस्सा है ये पूरा, इसकी पूरी टेरिटरी पर कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल हो गया। पहले ऊपर से हुआ, फिर यहाँ आया, और लास्ट में ये साउथ का जो पार्ट था उस पर इनका कंट्रोल हो गया। क्योंकि पेशवा को पुणे से, क्योंकि पूना महाराष्ट्र में है, साउथ में है, वहाँ से उसको डिथ्रोन्ड कर दिया गया, अपने सिंहासन से हटा दिया गया, और उसके बाद पूरा कंट्रोल पुणे पे किसका हो गया? ब्रिटिशर्स का। ये जितनी भी ट्रीटीज मैंने आपको बताई है, ये आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ सालवाई को छोड़कर। ये जितनी भी ट्रीटीज हमने बताई है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंग्लो मराठा वार में, उसमें से सिर्फ ट्रीटी ऑफ सालवाई ही आपसे रिलेटेड है। और जितनी भी ट्रीटीज बताई गई है सेकंड में और थर्ड में, वो आपके बुक में नहीं है, फिर भी हमने बताने की कोशिश की है कि आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इनको भी आपको याद रखना है, लर्न करना है कि फर्स्ट में कौन सी ट्रीटी हुई थी, सेकंड में कौन सी ट्रीटी हुई थी, थर्ड में कौन सी ट्रीटी हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी। तो आज का वीडियो हमारा मराठा वार से रिलेटेड था, और विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटीज यानी संधियां, एग्रीमेंट्स के ऊपर था। तीनों वारों को हमने डिटेल में देखा है विद ट्रीटी। बुक्स में सिर्फ एक ही ट्रीटी है, यहां देखिए, ट्रीटी ऑफ सेकंड लाइन में देखिए, ये ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सालवाई। इसके अलावा इसमें कोई ट्रीटी नहीं है, फिर भी हमने इसको डिटेल में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम द क्लेम पैरामाउंटेसी यानी सर्वोच्चता का किस प्रकार से दावा करते हैं ब्रिटिशर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उस समय कई जो स्टेट्स हैं, कोई स्मॉल स्टेट्स हैं, उनको अनेक्स करने का यानी कब्जा करने का जो प्रयास करते हैं उसको डिस्कस करेंगे, द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। ओके, थैंक यू वेरी मच।